स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज़ कैपेसिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को बताने से पहले यहाँ मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा कि कैपेसिटर क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैपेसिटर बेसिकली है क्या। तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है, ज़रूरत पड़ने पर वो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज कर देता है। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपने देखा होगा जैसे कई बार घरों में फ़ैन ख़राब हो जाता है। अब फ़ैन ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं, हम उसे मैनुअली चला के देखते हैं। अगर मैनुअली चलाने पर वो चल जा रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उसके अंदर एक डिवाइस लगी हुई है जिसका नाम है कैपेसिटर, या उसे कंडेंसर भी बोला जाता है, वो ख़राब हुआ है। जैसे ही आप उसे रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, वो चल जाएगा। ठीक है। कैपेसिटर दिखने में ऐसा होता है, आप देख सकते हो इधर साइड में इस तरह का दिखने में होता है। ठीक है। और ये क्या करता है एक्चुअली, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बटन को तो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज कर देता है, क्योंकि फैन को इनिशियल चलने में एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख लेता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही वो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज कर देता है, तो वो फैन चल जाता है। जब वो ख़राब हो जाता है तो वही काम हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि कैपेसिटर का यूज़ क्या है। चलिए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो कैमरे यूज़ होते थे, जैसे इस टाइप के जो कैमरे हैं, तो ये कैमरे जो यूज़ होते थे तो इनमें 1.5 वोल्ट के सेल लगे होते थे, है ना। तो जो ये 1.5 वोल्ट के सेल हैं, अगर आप उनमें फ़ोटो क्लिक करते थे तो जो फ्लैशलाइट जलती थी कुछ सेकंड के लिए उस कैमरे में, वो इन्हीं सेलों से आएगी। तो अगर आप वही 1.5 वोल्ट के सेल से उतने ही इंटेंसिटी का बल्ब जलाना चाहोगे तो नहीं जलेगा, लेकिन कैमरे में तो वो जल जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमरे में कैपेसिटर लगा होता था। तो कैपेसिटर क्या करता था, उन 1.5 वोल्ट के सेल से अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख लेता था। जैसे ही हम फोटो के लिए क्लिक करते थे तो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करता था, जिसके कारण वो बल्ब कुछ देर के लिए जल जाता था। ठीक है। आप उस बल्ब को कैमरे में कंटिन्यूस नहीं जला सकते थे। ठीक है। अगेन वो जैसे ही आप अगेन अगला फोटो क्लिक करते इतनी देर में वो चार्ज हो जाता था, अगेन फोटो क्लिक कर सकते थे। तो ये काम होता है कैपेसिटर का। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं कि इट इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो किस फॉर्मेट में स्टोर रहती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप बोल सकते हो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेट में रहती है, या फिर आप बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आप कह सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं कैपेसिटेंस पर कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो अगली हेडिंग डालते हैं कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटेंस क्या है तो इसको समझेंगे। तो कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर का भी होता है और कंडक्टर का भी होता है। आप चाहो तो कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। डेफिनेशन वाइज हम बोलें तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसको आप बोल सकते हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो उस कंडक्टर का क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो ही किसकी बात, कैपेसिटेंस की। अब जो कैपेसिटेंस है वो
अलग अलग कैपेसिटी का आता है, क्योंकि हर कंडक्टर, कोई कंडक्टर छोटा भी हो सकता है, कोई कंडक्टर बड़ा भी हो सकता है, तो उनकी जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी वो भी अलग अलग होगी, तो उनका जो कैपेसिटेंस है वो भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस को किसी कंडक्टर के लिए। तो देखिए स्क्रीन पर, जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया, अब इस कंडक्टर में अगर मैं Q चार्ज देता हूँ तो उसके कारण इसके ऊपर पोटेंशियल जनरेट होगा V। तो आप देखोगे अगर ये Q चार्ज आप बढ़ाते हो कंडक्टर में तो पोटेंशियल जो है बढ़ता जाता है। जितना आप अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, पोटेंशियल के। तो अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगता है जो हम C लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो C है ये उस कंडक्टर का क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो आप बोल सकते हो ये जो C है यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ आया। अब यहाँ जो ये, जैसा कि मैंने बताया कैपेसिटेंस जो है C से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंडक्टर का या कैपेसिटर का। तो अब ये आपने कैलकुलेट करना सीख लिया कैसे निकालते हैं। अब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है, ये हम देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो है डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, कि जो कैपेसिटेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब जो कैपेसिटेंस है तो आप अगर नॉर्मल बच्चा सोचेगा तो क्या सोचेगा कि Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो C है वो चार्ज पे भी डिपेंड करना चाहिए और V पर भी डिपेंड करना चाहिए, मतलब पोटेंशियल पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसे तो आप नोट डाल के लिख ही लो कि जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड नहीं करता है चार्ज एंड पोटेंशियल पे। तो लिख लीजिए डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ना तो पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होता है नहीं चार्ज पे। जैसा हमने देखा था इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ओम्स लॉ होता है V बराबर IR, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना तो वो वोल्टेज पे डिपेंड करता था ना ही करंट पर, सेम यहाँ पर है, ठीक है। अब ये इन पर डिपेंड नहीं करता है तो किन पर डिपेंड करता है, तो लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि ये किन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। किस पर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। दूसरा मीडियम पर डिपेंडेंट होता है और तीसरा नियर बाय कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है, नियर बाय कंडक्टर। अब इन पर ये कैसे डिपेंडेंट होता है तो ये चीज़ भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज, मीडियम एंड नियर बाय कंडक्टर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो इसकी यूनिट है कि कैपेसिटेंस को मेजर किस में किया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है यूनिट की। तो अब अगली हेडिंग जो हम डालेंगे वो है यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है कैपेसिटेंस की, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें पता है C बराबर होता है Q/V किसी भी कंडक्टर के लिए। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। और जो पोटेंशियल है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और 1 कूलाम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, 1 फेरेड। 1 कूलाम पर वोल्ट को ही 1 फेरेड कहा जाता है। और क्योंकि फेरेड एक काफ़ी बड़ी यूनिट है इसलिए जो है कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रो फेरेड में मेजर किया जाता है जनरली। तो ये आप लिख लीजिए कि फेरेड जो है काफ़ी लार्ज यूनिट होने के कारण ये जनरली आपको माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पीको फेरेड में मेजर किया जाता है। जैसे कि मास की जो नॉर्मल एसआई यूनिट होती है केजी होती है, बड़ी यूनिट की बात करें तो टन होता है ना, इसी तरह से एसआई यूनिट इसकी काफ़ी लार्ज होती है जो कि फेरेड है। और आप देखोगे जैसे पंखे में जो लिखा हुआ आता है कैपेसिटेंस जो कंडेंसर का होता है तो माइक्रो फेरेड में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कन्वर्ट इससे आप कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट करो तो फेरेड में पुट करना कन्वर्ट करके। कैसे करेंगे, माइक्रो हटाओगे तो क्या लगता है 10⁻⁻⁶।
अगर नैनो हटाओगे तो 10⁻⁻9 लगेगा, पी को हटाओगे तो 10⁻12 लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं डायमेंशन के ऊपर। तो अगली हेडिंग है आपकी डायमेंशन। तो जो डायमेंशन है कैपेसिटेंस की, वो हम कैसे लिखेंगे, तो उसको अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, दोबारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो हमें पता है C बराबर होता है Q/V। अब आप इसे अगर चार्ज को अगर मैं लिखूं I/T और वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को अगेन I/T लिखता हूं, तो इसे आप लिख सकते हो I2 का होल स्क्वायर अपॉन वर्क डन। अब इसमें यहाँ की सबकी अगर आप डायमेंशन पुट करते हो तो क्या आएगा, जो करंट है उसकी डायमेंशन हो जाएगी एम्पियर, टाइम का हो जाएगा T, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। वर्क डन की जो यूनिट है वो आ जाएगा ML2 T-2। फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर दो तो आएगा आपके पास M-1 L-2 A² T⁴। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। तो इस तरह से आप इजीली डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको निकालना भी आना चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकालना जरूर आना चाहिए। विदिन सेकंड निकाला जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम कि कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो अगर हम निकालें स्पेसिफिक शेप के लिए, जैसे स्पेरिकल कंडक्टर का जो है कैपेसिटेंस है वो कितना होता है, हमें कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कैपेसिटर की। जो कैपेसिटर है, जब कंडक्टर का ही कैपेसिटेंस होता है तो उसी का यूज़ क्यों नहीं कर लिया गया, कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी क्यों, तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। तो अगला जो है आपका इसके बाद वो है, हेडिंग डालिए उसकी, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। कि स्पेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो एक स्फीयर हम बना लेते हैं, उसकी रेडियस मैंने यहाँ पर ले ली R। इसका मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे एक रिलेशन पता है कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का। वो क्या है, वो रिलेशन है C बराबर होता है Q/V। अब अगर मैं इस कंडक्टर को अगर Q चार्ज देता हूँ तो उसके कारण यहाँ पर इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कितना होगा, V। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल है वो लिखा जा सकता है KQ/R। अगर ये वैल्यू आप उठा के इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो C बराबर कितना आ जाएगा, Q/KQ/R। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा R/K, वेयर K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ इन SI यूनिट्स। तो यहाँ से इसे आप 1/4πε0 की फॉर्मेट में लिखते हो, तो कैपेसिटेंस स्पेरिकल कंडक्टर का लिखा जा सकता है 4πε0R या फिर R/K भी आप बोल सकते हो। तो इस फॉर्मूले से आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। रेडियस पे डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या, कि शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है, जैसा कि मैंने बोला था, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो रेडियस कम हुई तो शेप जो साइज है वो कम हो जाएगी, रेडियस ज़्यादा होती है तो साइज ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको पता चल गया है जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, शेप एंड साइज पर। मीडियम पर भी डिपेंडेंट होता है और नियर बाय कंडक्टर पे क्यों होता है, क्योंकि कैपेसिटर बनता जो है एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर लाते हो तो ही कैपेसिटर बनता है। तो नियर बाय कंडक्टर के कारण क्या होता है, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि कैपेसिटर बनाने पर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का। तो वो उससे आप समझ सकते हो। अब इसके बाद हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम।